नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए राग विराग का छठा अध्याय। राग विराग के आगे के अध्याय आपको इसकी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगी। लिंक आपको एंड स्क्रीन तथा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर के चेक कर सकते हैं। मालती जोशी जी की अन्य कहानी और उपन्यास का लिंक भी आपको उनके ब्लॉग से मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो शुरू करते हैं। हिंदी उपन्यास राग विराग अध्याय 6, लेखिका मालती जोशी। इस बार आंख खुली तो मैं अस्पताल में थी। पीहर का पूरा कुनबा मुझे घेरे हुए था, यहाँ तक कि सुनील भैया, अनिल भैया भी थे। मेरी तबीयत देखने इतनी दूर से दौड़े चले आए। सब के सब मेरे लिए व्याकुल थे, मेरी हर इच्छा पूरी करने को आतुर, मेरा हर शब्द झेलने के लिए तत्पर। उस भीड़ में जिन्हें खोज रही थी वे नजर नहीं आए। 2 दिन तक मेरी आंखें दरवाजे पर ही लगी रहीं। जब भी आहट होती मुझे लगता वे ही आए हैं, पर वहाँ वह कोई तीसरा ही होता। हताशा से मैं मुंह फेर लेती, उस आगंतुक के औपचारिक प्रश्नों का उत्तर भी न देती। तीसरे दिन मुझसे नहीं रहा गया, भाभी से पूछ ही लिया। भाभी, वे दिखाई नहीं दिए? वे इलाहाबाद गए हैं अपने मामा के यहाँ अम्मा जी को छोड़ने। और श्वेता, वह भी साथ गई है, दरअसल उसी के लिए गए हैं। उस दिन वह थोड़ा डर गई थी, भाभी ने कहा और एकदम जबान काट ली। शायद रजनी के लिए कोई लड़की देखने गए हैं, 2-4 रोज में लौट आएंगे। भाभी ने शायद गलत सुना था, इलाहाबाद में इनके कोई मामा जी नहीं थे। फिर तो रजनी के लिए लड़का देखने की बात ही ठीक थी, पर क्या इसी समय जाना जरूरी था? या फिर जैसा कि भाभी गलती से कह गई थी कि श्वेता को कहीं घुमा लाने के लिए निकल गए हैं। क्या सचमुच वह इतना डर गई थी? क्या सचमुच मैं इतनी डरावनी लग रही हूँ? पर आईने में अपनी शक्ल देखने की हिम्मत ही न पड़ी। भाभी से मैंने किसी तरह जिरह नहीं की, चुपचाप बिस्तर पर पड़ी पड़ी घर जाने के लिए दिन गिनने लगी। अस्पताल से जिस दिन छुट्टी मिली मैं बहुत प्रसन्न थी। पिछली सारी कड़वाहट भुलाकर मैंने एक नई जिंदगी शुरू करने का निश्चय कर लिया था। पर टैक्सी जब अपने पुराने घर पर रुकी तो मैं चौंक पड़ी। आप लोग मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? पहले भीतर तो चलो, भैया ने डांट लगाई। गुस्से में पैर पटकते हुए मैं भीतर आई और सोफे पर धम से बैठ गई। कहाँ तो मैं यहाँ आने के लिए तरस रही थी और अब यहाँ आते ही दिमाग गर्म हो गया। आप लोग मुझे यहाँ क्यों ले आए हैं? तो क्या करते? वे अभी लौटे नहीं हैं क्या? अरे लौट भी आए तो हम तुम्हें वहाँ नहीं भेजेंगे। क्यों? क्योंकि तुम्हें पागल खाने भेजने की वहाँ पूरी तैयारी हो चुकी है। क्या कहा? तुम्हारी पूजनीय सास सब जगह प्रचार करती फिर रही है कि तुम्हें ऐसे दौरे हमेशा से पड़ते हैं। तुम्हारी वजह से उन लोगों का जीना हराम हो गया है। कभी भी कुछ भी कर बैठती हो, किसी दिन उल्टा सीधा हो गया तो उन लोगों को जेल जाना पड़ेगा। तुम्हारे इन्हीं लक्षणों से बच्ची तुम्हारे पास तक नहीं फटकती। क्या? मेरे हाथ पैर फिर ऐंठने लगे, जवान तालू से चिपक गई, पुतलियां चढ़ गई। भैया ने एकदम आगे बढ़कर मुझे कसकर पकड़ लिया और कड़क कर कहा, ये क्या पागलपन है कन्नू? इस तरह तो तुम उनकी बात की पुष्टि कर रही हो। परिस्थिति से लड़ने का यह तरीका नहीं होता। इस तरह तो तुम जीत चुकी। हौसला रखो, तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारे 3 भाई तुम्हारे साथ हैं। बेहोशी का वह दौरा आते आते रह गया, पर मुझे भीतर तक हिला गया। भाग्य मुझे जीवन के किस मोड़ तक पर ले आया था। दूसरे दिन से घर में लोगों का तांता लग गया। ये सब मेरे अपने थे, मेरे गली मोहल्ले के और परिवार के लोग थे जिनके बीच पलकर मैं बड़ी हुई। ये लोग मेरे ससुराल की देहरी पर जाना नहीं चाहते थे, इसलिए इतने दिनों तक कोई मुझे देखने तक नहीं आया। पर अब घर पर भीड़ लगी हुई थी। उनकी सहानुभूति, उनकी ममता बड़ा सुकून दे रही थी। इतने सारे लोग मेरे दुख से व्याकुल हैं, यह एहसास ही बड़ी तृप्ति देने वाला था। खबर मिलते ही पंडित जी भी आए। आते ही बोले, यह क्या है बिटिया? वहां तो सबके चेहरे पर लक्ष्मी का तेज चढ़ा है, और घर की लक्ष्मी का क्या हाल है? कौन सी लक्ष्मी? क्या मेरी शक्ल आपको कभी लक्ष्मी की सी लगती है? मैं तो चुड़ैल हूँ, चुड़ैल। मेरी अपनी बच्ची भी मुझसे डरने लगी और कहते कहते मेरी रुलाई फूट पड़ी। 2 दिन में 2500 लोग आए थे। सबने इसी तरह दुख और आश्चर्य व्यक्त किया था, पर सबके सामने मैं धीर गंभीर बनी रही थी। पता नहीं क्यों,
पंडित जी के सामने अपने को रोक ना सकी। वे मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए सांत्वना के कुछ शब्द बुदबुदाते रहे, पर उनसे शांत होने की अपेक्षा मैं और बिखर गई। कोई मेरे पास नहीं आता, किसी को मेरे लिए फुर्सत नहीं। आपने भी तो अब जाकर सुध ली। इतने दिनों तक बिस्तर पकड़े रही, मौत के साए में झूलते रही, पर आपने कोई खबर न ली, और अब आकर पूछते हैं ये क्या हाल हो गया है। उनके जाते ही भाभी ने डांट लगाई। जो भी मुंह में आया कहती चली जाती हो, बड़े छोटे का तो ख्याल किया करो। पता है पंडित जी बराबर तुम्हारे लिए पूछते रहे हैं। तुम्हारी ज्वालामुखी सास के कारण तुम्हारे घर नहीं गए तो क्या हुआ, यहाँ आकर बराबर खोज खबर तो लेते रहते थे। उन्हीं लोगों के कारण वे अस्पताल भी नहीं गए थे। उन्हें क्या मालूम कि वहाँ एक दिन भी कोई झांकने नहीं आया। भाभी को क्या मालूम कि मेरा सारा रोष भी तो उन्हीं लोगों के लिए था। पंडित जी को तो सिर्फ बहाना पड़ता। सच तो यह है कि पंडित जी की इतने दिनों कभी याद भी ना आई। भाभी, वे लोग इलाहाबाद से लौटे कि नहीं, जरा पता लगाना। सच बात बताऊं कन्नू, कोई नाटक तो नहीं करोगी, नहीं तो तुम्हारे भाई मुझे खा जाएंगे। जी बताइए। मनोज तो अस्पताल आए थे, 2 दिन रहे भी थे, पर सुनील भैया ने आते ही उन्हें 2-4 खरी खोटी सुना दी। अच्छी खासी झड़प हो गई दोनों में। तुम्हारे बड़े भैया भी पीछे नहीं रहे, तब से उन्होंने आना बंद कर दिया। लोगों की पूछताछ से बचने के लिए शायद कहीं बाहर निकल गए हैं। और अपनी बात का उपसंहार करते हुए भाभी ने कहा, बात सही भी थी, तब भी इतना तूल देना तो ठीक नहीं हुआ। वे तो लड़ झगड़ कर चले गए, पर यह नहीं सोचा कि बहन का क्या होगा। सच तो है, सच। मेरा क्या होगा इस अपमान के बाद? क्या यहाँ वे आएंगे और उनके बुलाए बिना कौन सा मुंह लेकर मैं वापस जाऊंगी? भाई लोग जिस ठरसक के साथ ले आए, क्या उतने ही सम्मान से मुझे रख सकेंगे? मैं भी कितने दिन तक गलगरा बनकर यहाँ पड़ी रहूंगी। भाभी ने ठीक ही किया जो पहले से आगाह कर दिया, और यह सब सुनकर लेने के बाद मेरा फिर से बेहोश हो जाना बिल्कुल स्वाभाविक था। मेरे हाथ पैर ऐंठने भी लगे थे। बड़ी मुश्किल से मैंने अपने पर नियंत्रण किया। मैं भाभी को किसी मुसीबत में डालना नहीं चाहती थी। जीने का, ठीक होने का उत्साह ही जैसे जाता रहा। रूठा हुआ पति, खौफ खाती बिटिया, पागलपन का प्रचार करती सास। किसके लिए जिंदा रहना है मुझे? औरों से तो मुझे कुछ लेना देना नहीं था। एक यही अगर अपने होते तो क्या माँ के भ्रामक प्रचार का प्रतिवाद न करते? बिटिया के मन में बैठ गए मिथ्या भय को हटाने का प्रयास न करते? पर वे तो जीवन मृत्यु के बीच झूलती पत्नी के सिरहाने बैठकर लड़ते रहे, आत्मसम्मान की बातें सोचते रहे। उनके व्यवहार से लग रहा है कि मेरी बीमारी उनके लिए इष्टापति बनकर आई है। ऐसी व्यक्ति को कोई मनाए भी तो कैसे? आज माँ, भैया, भाभी जान छिड़क रहे हैं उनके अकृत्रिम स्नेह की। कब तक परीक्षा लेती रहूंगी? उसे नकार कर चली भी जाऊं तो किस बलबूते पर? उठकर एक गिलास पानी पीना भी तो मेरे लिए कठिन हो गया है। दिन रात मैं इसी सोच में घुलने लगी। मेरा बिस्तर माँ के कमरे में ही लगा दिया था। उस पर पड़ी पड़ी दिन रात माँ के ठाकुर जी को निहारा करती। चांदी और पीतल की मूर्तियों से वह पीतल का सिंहासन खचाखच भरा हुआ था। अगल बगल देवी देवताओं की ढेरों तस्वीरें थीं। इन सब से ऊपर साईं बाबा की एक फोटो थी, जो अपने आकार प्रकार के कारण अलग ही चमकती थी। मैं टकटकी लगाए उन्हीं को देखा करती, अपनी रिहाई की भीख मांगा करती। एक रात इसी तरह लेटे लेटे करुणा की याचना कर रही थी कि कुछ पंक्तियां अनायास ही फूट पड़ी। मैं तो हैरान रह गई। क्या यह सचमुच मेरी पंक्तियां हैं या कहीं का पढ़ा सुना याद आ रहा है? पर नहीं, यह तो मेरी ही अंतरात्मा की पुकार थी। मेरी ही पीड़ा गीत बनकर फूटी थी। और मजे की बात यह है कि गीत के शब्द भी सुरों का साज पहन कर आए थे। कलावती की कर्ण मधुर स्वरावलियों में पिरोए उन बोलों को जोर से गाने का मन हो आया, पर आधी रात का वह सन्नाटा तोड़ने का साहस नहीं हुआ। सब लोग गहरी निद्रा में निमग्न थे। सबको सुबह होते ही काम में जुट जाना था। मेरी तरह दिन भर खाट तोड़ने का सुख किसी को नसीब नहीं था। बड़ी मुश्किल से मैंने अपने को जब्त किया। रात भर मन ही मन उन स्वरों को दोहराती रही। सुबह होते ही सबसे पहले मैंने नहाने की इच्छा प्रकट की। भाभी को आश्चर्य तो हुआ, पर उन्होंने जिरह नहीं की। नल के सुर में सुर मिलाकर गाने की मेरी पुरानी आदत थी, और आज तो और भी मजा आया। धुन भी मेरी और बोल भी मेरे। उधार का कोई झंझट ही नहीं था। भाभी दरवाजा ना थपथपाती तो पता नहीं कब तक बैठी रहती। बाहर सब लोग डर गए थे, स्वाभाविक ही था।
इतनी देर में तो सचमुच मुझे थकान हो आई थी। बाहर निकलती पस्त होकर बिस्तर पर गिर पड़ी। भैया एकदम दौड़कर मेरी नब्ज टटोलने लगे। उनसे कहा, प्लीज़ दफ्तर जाने से पहले हारमोनियम निकाल कर रख जाएं। मेरी शादी के बाद हारमोनियम संदूकों के कुतुब मीनार की निचली मंजिल पर आ गया था। माँ ने तो तानपुरे के साथ इसे भी ले जाने के लिए कहा था, पर मैंने ही मना कर दिया था। भैया मौज में आकर कभी कभार कुछ गुनगुना लेते थे। उनका यह सुख छीनने का मन न हुआ। दिन भर मैं हारमोनियम पर उंगलियां फेरती रही। उसे बजाते हुए मेरी सांस भी धौंकने की तरह बज उठती। फिर मैं थोड़ी देर को लेट जाती, जरा सा आराम आते फिर उठ बैठती। अपनी ही बनाई धुन पर मैं मुग्ध हुई जा रही थी। माँ मुझे देख देख कर खुश हो रही थी। कोई जिद्दी बच्चा घड़ी भर खिलौनों में रम जाए तो माँ को जैसी खुशी होती है, बस वैसी ही माँ की खुशी थी। मोहल्ले की शुक्ला जी के यहाँ से संकट सोमवार के प्रसाद का निमंत्रण आया। मुझे याद है आया कि आज सोमवार है, मतलब पंडित जी आज अवश्य आएंगे। नीलकंठेश्वर जाते हुए वे अवश्य घड़ी भर को रुककर हालचाल पूछ जाते हैं। शाम को तैयार होकर मैं घड़ी की ओर दृष्टि लगाए बैठी रही। वे आते ही बोले, आज तो बहुत प्रसन्न लग रही हो बिटिया, क्या बात है? एक भजन बनाया है, सुनेंगे? जरूर। वे कुर्सी खींचकर बैठ गए। और बल्कि मैं तो तुमसे कहने वाला था कि रोज सुबह एक दो भजन गाने के नियम बना लो। देखो 15 दिन में तुम्हारी सेहत बन जाएगी। मैं हारमोनियम लेकर बैठ गई। सारा घर मेरे आसपास इकट्ठा हो गया। सबके चेहरे पर एक अपूर्व उल्लास था। मैं बड़ी देर तक उंगलियां फिरती रही। बाजे के स्वर स्वयं को पुकारते रहे, पर मेरे गले से आवाज ही ना निकली। कमजोर हो, अभी दोनों काम एक साथ ना कर सकोगी, लाओ मुझे दो। वे वही मेरे पास दरी पर बैठ गए। मेरी धुन को उन्होंने बड़ी सहजता से उठा लिया और उनकी उंगलियों से रस के सोते फूट पड़े। गाओ बिटिया। पर बिटिया का गाती क्या खाक, आवाज़ तो निकले। सुबह बाथरूम में कितना सुंदर समा बंध गया था। उस समय सचमुच मैंने गाया था या नल की धारा में अपनी आवाज़ को आरोपित कर दिया था? थोड़ा नीचे से उठा लें। और बड़ी आसानी से वे दो सुर नीचे उतरे। जीवन में पहली बार इस तरह से गाने का अवसर था। लगा जैसे अपनी ही आवाज़ को किसी गड्ढे से खींचकर निकाल रही हूँ। वहाँ तो निकाल लिया, पर उसके बाद ठप। खींच तान कर द्वैत तक ले गई, पर वहाँ तक जाते जाते ही दम फूल गया। आवाज़ फट गई, बिखर गई। कांपती हथेलियों में चेहरा छिपाकर मैं सुबक पड़ी। कानों में पंडित जी की आवाज़ आ रही थी, कोई बात नहीं बेटे, बहुत दिनों बाद गाया है ना, इसलिए 8-10 दिनों के अभ्यास सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद मुझे कुछ सुनाई ही नहीं दिया। मैं उसी तरह हथेली में मुंह छिपाए लुढ़क गई। 5 महीने की लंबी छुट्टी के बाद एक अच्छा सा दिन देखकर मैंने काम पर जाना शुरू कर दिया। कमजोरी अब भी बहुत थी, पर कभी ना कभी पहल तो करनी ही थी। वैसे स्टाफ के लोग बहुत सहृदयता से पेश आए। वैसे भी शरीर तो अब स्वस्थ हो चला था, मानसिक तनाव भर बाकी था, पर उससे उबरने का एक ही उपाय था, उस दिशा में भी पहल करनी ही थी। एक दिन मैंने पूछ ही लिया, भैया मुझे घर कब भेजेंगे? क्यों, तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ है? क्या तकलीफ होगी, अपने घर तो जाऊंगी। मैंने सूखी हंसी हंसकर कहा, वहाँ किसी को तुम्हारी ज़रूरत भी है? मुझे तो है, मैंने कहना चाहा, पर सख्ती से होठ भींच लिए। मुझे चुप देखकर भैया बोले, तुम्हारा घर है, जब चाहे जा सकते हो, मैं टोकूंगा नहीं, पर वहाँ जो कुछ देखकर आया हूँ। आप गए थे? मैं उत्सुक हो उठी। हाँ, 2 बार गया था। तुम्हारे कपड़े, तुम्हारी दवाइयाँ लेने के बहाने गया था। फिर क्या, तुम्हारी सास बरसती रही, जली कटी सुनाती रही। मेरे रूप रंग का उल्हाना तो दिया होगा, तुम सब जानती तो हो। भैया बोले, अब तुम्हारी बीमारी भी उससे आकर जुड़ गई। कह रही थी, भोले भाले लड़के को अकेला पाकर फांस लिया हम लोगों ने। ओह, मैं कुछ क्षण चुप रही और फिर पूछा, और उनका भोला भाला लड़का क्या बोला? एक बार तो श्रीमान जी मिले ही नहीं। दूसरी बार मैं समय साध कर गया था, तब भी एक शब्द नहीं बोला। टुकुर टुकुर देखता रहा, माँ का भाषण सुनता रहा। मेरे बारे में पूछा भी नहीं? नहीं, मैंने कुछ सर्टिफिकेट मंगवाए थे, कहा था कि घर दे जाना। वह भला मानुस दफ्तर में आकर दे गया। अब वहाँ इतने लोगों के सामने क्या कहता, क्या सुनता। एक और प्रश्न मन में कुलबुला रहा था, श्वेता कैसी है? पर मैंने उसे लौटा दिया। डर था कि पूछते ही मैं रो पड़ूंगी। वहाँ सब लोग बड़े मज़े में है कन्नू, भैया ने जैसे मेरे मन की बात जानकर कहा। देखकर लगता ही नहीं कि किसी के बीमार होने की उन्हें कोई चिंता खाई जा रही है। गृहिणी के ना होने से घर में कोई असुविधा हो रही है।
अगले 15 दिन मैं फिर बैंक नहीं जा सकी।